नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान पाठ, जहां हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री को कहानियों और एनिमेशन के साथ आसान बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज एक ऐसी कमाल की साइंटिफिक जासूसी कहानी सुनते हैं जिसने धरती के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी इस आइडिया के बारे में है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन असल में रुकी हुई है ही नहीं, बल्कि लगातार हिल रही है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल सी चीज से। कभी दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखा है? जरा देखिए कि कैसे दक्षिण अमेरिका का पूर्वी किनारा और अफ्रीका का पश्चिमी किनारा एकदम जैसे किसी पहेली के दो परफेक्ट टुकड़े हों, एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने ही पहली बार नोटिस किया। सदियों से जो भी नक्शे बनाते थे या जो साइंटिस्ट थे वो इस बात से हैरान थे। और बस यहीं से हमारी कहानी का पहला बड़ा आइडिया, पहला बड़ा सिद्धांत निकल कर आता है। तो मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, एल्फ्रेड वेगनर। साल था 1912। वेगनर, जो कि एक जर्मन मौसम विज्ञानी थे, उन्होंने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जो उस वक्त के लिए बिल्कुल क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि ये जो महाद्वीप है ना, ये अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, बल्कि ये धरती की सतह पर धीरे धीरे बह रहे हैं, खिसक रहे हैं। वेगनर का कहना था कि सोचिए, आज से करीब 20 करोड़ साल पहले ये सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, एक ही विशाल सुपर कॉन्टिनेंट में, जिसका नाम उन्होंने रखा पैंजिया। और इस पैंजिया के चारों तरफ एक ही विशाल महासागर था, पैंथालासा। फिर वक्त के साथ ये पैंजिया टूटना शुरू हुआ और इसके टुकड़े अलग अलग दिशाओं में बहने लगे। अब देखिए, वैगनर का ये आइडिया सिर्फ कोई हवाई बात नहीं थी। उनके पास अपने दावे को साबित करने के लिए ढेर सारे सबूत थे। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या सबूत थे। पहला सबूत था जीवाश्म, यानी फॉसिल्स। साइंटिस्ट को एक छोटे से रेंगने वाले जानवर के फॉसिल्स मिले, जिसका नाम था मेसोसॉरस। अब ये जो मेसोसॉरस था ना, ये सिर्फ ताजे पानी में ही रह सकता था। लेकिन मजे की बात यह है कि इसके फॉसिल्स मिले सिर्फ 2 जगहों पर, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में। इन दोनों जगहों के बीच आज हजारों किलोमीटर चौड़ा खारा अटलांटिक महासागर है। तो सवाल यह है कि ताजे पानी का एक छोटा सा जानवर इतना बड़ा समंदर पार कैसे कर सकता था? इसका तो एक ही जवाब हो सकता है कि ये दोनों जमीनें कभी एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। अच्छा, अगला सबूत था चट्टानों का। जियोलॉजिस्ट ने देखा कि ब्राजील के तट पर जो चट्टानें हैं और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर जो चट्टानें हैं, उनकी बनावट, उनकी उम्र, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा है। ऐसा लग रहा था मानो एक ही पहाड़ को बीच से फाड़ कर अलग कर दिया गया हो। इतना ही नहीं, घाना में जो सोने के भंडार हैं, उनका सोर्स, उनकी मूल चट्टानें ब्राजील में मिली। कमाल है। और शायद सबसे हैरान करने वाला सबूत मिला क्लाइमेट से, यानी जलवायु से। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी गर्म जगहों पर लाखों साल पुराने ग्लेशियरों के निशान मिले हैं। अब सोचिए, रेगिस्तान और ट्रॉपिकल इलाकों में बर्फ के निशान, ये कैसे हो सकता है? इसका तो सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि ये महाद्वीप कभी साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव के पास रहे होंगे। तो सबूत तो जबरदस्त थे। फॉसिल्स भी मिल रहे थे, चट्टानें भी मैच हो रही थीं और क्लाइमेट की पहेली भी सुलझ रही थी। सब कुछ वैगनर के फेवर में जा रहा था। लेकिन उनकी थ्योरी में एक बहुत बहुत बड़ी कमी थी। उस वक्त के साइंटिफिक कम्युनिटी का एक ही सीधा सवाल था, आखिर कैसे? मतलब कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सा ऐसा इंजन है इस धरती पर जो पूरे के पूरे महाद्वीपों को हजारों किलोमीटर तक धकेल सके? ये कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं। अब वेगनर ने इसका जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने 2 ताकतों का जिक्र किया, एक तो धरती के घूमने से पैदा होने वाली ताकत और दूसरी सूरज और चांद की ग्रेविटी से पैदा होने वाली ज्वारीय ताकत। पर फिजिसिस्ट्स ने तुरंत हिसाब लगाकर बता दिया कि ये दोनों ताकतें चींटी के बराबर थीं। मतलब महाद्वीपों जैसे विशाल भूभाग को हिलाने के लिए ये नाकाफी थीं, बहुत ही ज्यादा कमजोर। और बस इसी एक सवाल का जवाब न दे पाने की वजह से वेगनर की पूरी थ्योरी को दशकों के लिए दरकिनार कर दिया गया। तो कई दशक बीत गए, मामला ठंडा पड़ चुका था। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध, और युद्ध के बाद एक नई टेक्नोलॉजी ने अनजाने में उस पहेली के उस खोए हुए टुकड़े को ढूंढ निकाला जिसकी वैगनर को सख्त जरूरत थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद साइंटिस्ट्स ने समुद्र की गहराइयों का नक्शा बनाने के लिए सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया, और जो उन्होंने देखा उससे वो हैरान रह गए। समुद्र का तल जैसा सब सोचते थे वैसा सपाट और बोरिंग नहीं था, बिल्कुल नहीं।
बल्कि वहां पानी के नीचे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मौजूद थी। एक ऐसी रेंज जो पूरी धरती के चारों ओर फैली हुई थी। इसे नाम दिया गया मिड ओशनिक रिज। और एक और अजीब बात सामने आई कि समुद्र के तल पर जो चट्टानें थीं वो महाद्वीपों की चट्टानों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा नहीं थीं, एकदम ताजा बनी हुई। और पास यहीं पर वो आहा मोमेंट आया। साल 1961 में हैरी हेस नाम के एक जियोलॉजिस्ट ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का आइडिया पेश किया। उन्होंने कहा कि ये जो मिड ओशियानिक रिज है ना, यहाँ धरती के मैंटल से पिघला हुआ गर्म मैग्मा लगातार बाहर निकल रहा है, लावा बनकर फूट रहा है। इस पूरे प्रोसेस को एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह समझिए। रिज के बीच में नया समुद्री तल बनता है। ये नया तल पुराने तल को दोनों तरफ बाहर की ओर धकेलता है, और फिर ये पुराना, ठंडा और भारी हो चुका तल जब महाद्वीपों के किनारों तक पहुंचता है तो वहां गहरी समुद्री खाइयों में वापस धरती के मैंटल में समा जाता है और पिघलकर नष्ट हो जाता है। तो ये था वो इंजन, ये थी वो ताकत जो महाद्वीपों को हिला रही थी। यही वो जवाब था जो वैगनर नहीं ढूंढ पाए थे। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की ये खोज पहेली का वो आखिरी टुकड़ा साबित हुई। इसने वैगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के आइडिया को लिया और उसे एक मुकम्मल, एक नई थ्योरी में बदल दिया। 1967 आते आते मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन जैसे कई साइंटिस्ट्स ने इन सभी आइडियाज को मिलाकर एक ग्रैंड थ्योरी बनाई, जिसे हम आज प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से जानते हैं। ये थ्योरी कहती है कि हमारी धरती की जो ऊपरी कठोर परत है, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, वो एक साबुत गोला नहीं है, बल्कि ये कई बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी हुई है, और इन्हीं टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। तो अब बात साफ हो गई थी। असल में महाद्वीप खुद नहीं बह रहे हैं, वो तो बस इन विशाल टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर सवार हैं, जैसे किसी नाव पर बैठे हों। और ये प्लेट्स हैं जो धरती के गर्म पिघले हुए मैंटल के ऊपर बहुत धीरे धीरे तैर रही हैं। हमारी धरती की पूरी सतह लगभग 7 बड़ी और कई छोटी छोटी प्लेट्स में बटी हुई है। और जहां ये प्लेट्स मिलती हैं वहां 3 तरह की बाउंड्रीज बनती हैं। एक है डाइवर्जेंट, जहां प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं। दूसरी है कन्वर्जेंट, जहां वो आपस में टकराती हैं। और तीसरी है ट्रांसफॉर्म, जहां वो एक दूसरे से रगड़ खाते हुए आगे पीछे खिसकती हैं। तो ठीक है, ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है, पर असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स ने ही हमें पहली बार समझाया कि दुनिया में भूकंप और ज्वालामुखी कहीं भी रैंडमली नहीं आते, वो हमेशा कुछ खास जगहों पर ही क्यों आते हैं, क्योंकि ये सारी हलचल इन्हीं प्लेट बाउंड्रीज पर होती है, जहां प्लेट्स टकरा रही हैं या दूर जा रही हैं या एक दूसरे से रगड़ खा रही हैं। जैसे पैसिफिक ओशन के चारों तरफ का मशहूर रिंग ऑफ फायर, वो असल में और कुछ नहीं बल्कि पैसिफिक प्लेट की बाउंड्री ही है। और इसका सबसे शानदार उदाहरण तो हमारे अपने हिमालय पर्वत हैं। करोड़ों साल पहले जो प्लेट आज के भारत को लेकर आ रही थी, वो उत्तर की तरफ बढ़ते बढ़ते यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। और ये कोई छोटी मोटी कार की टक्कर नहीं थी, ये 2 महाद्वीपों की आमने सामने की टक्कर थी। इस जबरदस्त टकराव से जमीन की परतें मुड़ गईं, सिकुड़ गईं और ऊपर उठती चली गईं, और इस तरह जन्म हुआ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का। और पता है क्या, ये टक्कर आज भी जारी है, और हिमालय आज भी हर साल थोड़ा थोड़ा ऊंचा हो रहा है। अब ये प्लेट्स चलती तो हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा धीरे। जो सबसे धीमी प्लेट्स हैं वो 1 साल में 2.5 सेंटीमीटर से भी कम खिसकती हैं, मतलब लगभग उतनी ही रफ्तार से जितनी रफ्तार से हमारे नाखून बढ़ते हैं। सोचिए, लेकिन यही धीमी और लगातार चलने वाली गति है जो लाखों करोड़ों सालों में पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख देती है। तो देखा कैसे एक साधारण सी दिखने वाली पहेली से शुरू हुई ये कहानी हमें एक ऐसी धरती की समझ तक ले आई जो सिर्फ पत्थर और मिट्टी का गोला नहीं, बल्कि एक जिंदा, सांस लेती हुई और लगातार बदलती हुई चीज है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर 20 करोड़ साल पहले हमारी दुनिया इतनी अलग दिखती थी, तो आज से 20 करोड़ साल बाद ये कैसी दिखेगी? सोचिएगा जरूर।